बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रो रोकर निम्रा का बुरा हाल था, क्योंकि आज 18 साल की उम्र में वो 40 साल थानेदार की दुल्हन बनने जा रही थी। शौहर कमरे में आया, वो खौफ से कांप रही थी। दूध का गिलास खाली करते ही शौहर ने बेरुखी से उसे देखा और उसका दुपट्टा। निम्रा अपनी दूसरी बहनों की निस्बत बहुत कम गो थी, मगर अपनी दूसरी दोनों बड़ी बहनों से शक्ल सूरत में कई दर्जे खूबसूरत थी। उसकी स्याह मोटी मोटी आंखें देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती थी। दूधिया रंगत, ऊपर से स्याह रेशमी बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। खूबसूरती के मामले में निम्रा बिल्कुल अपनी मां पर थी, जबकि उसकी बड़ी दो बहनें सना और माहम अपने अब्बा पर थी। निम्रा के बाबा की बाजार में सुनार की दुकान थी। निम्रा के बाबा की ईमानदारी की वजह से बाजार और मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। हर कोई उनकी ईमानदारी की तारीफ करता था। निम्रा के वालिद शकील साहब की तीनों बेटियां उनकी आंखों का तारा थी, खास तौर पर निम्रा। उसमें तो उनकी जान बसती थी। उनके घर में रौनक बेटियों के दम से ही थी। कभी भी उन्होंने बेटियों को बोझ नहीं समझा था। यही वजह थी कि शकील साहब ने कभी भी अपनी बीवी से बेटे की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, जबकि उनकी बीवी ताहिरा को शुरू ही से बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। शफीक साहब अक्सर अपनी बीवी से कहते, मेरी तीनों बेटियां मुझे बेटों से ज्यादा अजीज हैं। मेरे घर की रौनक इन्हीं से है, यही मेरा कुल सरमाया है। शफीक साहब ने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन्हें अच्छे इदारों में तालीम दिलवा रहे थे। 18 साल निम्रा सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि सना ने एमए के बाद पढ़ाई को खैरबाद कह दिया था। अब वो अपनी अम्मा के साथ घर के कामकाज में उनका हाथ बटाया करती थी, जबकि माहम 4th ईयर की स्टूडेंट थी। निम्रा और माहम एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। निम्रा इस कदर ज़हीन थी कि हर क्लास में टॉप करती, जबकि माहम रो धो के पास ही होती थी। बल्कि माहम अपना ज्यादातर वक्त डाइजेस्ट और नावल पढ़ने में गुजारती। यही वजह थी कि शफीक साहब को निम्रा पर बहुत फख्र था। वो अपनी बेटी को इस तरह दिल लगाकर पढ़ते और मेहनत करता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। निम्रा स्कूल के बाद कॉलेज में भी अपने बाबा का नाम रोशन कर रही थी और आने वाले वक्त में डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर किसी को क्या पता था कि किस्मत क्या चाल चलेगी और उसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। निम्रा जो घर भर की लाडली थी, उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। शफीक साहब का रोज का मामूल था कि जब भी वो दुकान के लिए घर से निकलते तो अपनी बेटियों के सरों पर शफकत से हाथ रखते। शफीक साहब सुबह घर से जल्दी निकले, क्योंकि उन्हें माल लेने के लिए दूसरे शहर जाना था। रात से शफीक के दिल में दर्द की टीस उठ रही थी, मगर उन्होंने किसी को ना बताया, क्योंकि वो घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही वो बगैर बताए कि उनकी तबीयत नासाज है दूसरे शहर चले गए। रात काफी हो चुकी थी। निम्रा अम्मा से बोली, अम्मा बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? तो ताहिरा बेगम बोली, फिक्र न करो, कारोबार में देर सवेर तो हो जाती है, और फिर शफीक साहब दूसरे शहर गए हैं, आने में वक्त तो लगेगा। तुम लोग ऐसा करो कि जाओ जाकर सो जाओ। मगर न जाने निम्रा को क्यों इस कदर बेचैनी लगी हुई थी। उसका दिल घबरा रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो अपने कमरे में गई और जाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात गुजर गई, मगर शफीक साहब घर न आए। सारी रात शफीक साहब की बेटियां और उनकी बीवी इसी टेंशन में रहे कि न जाने शफीक साहब कहाँ होंगे, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो बगैर बताए घर से बाहर रुके हों। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो माहम ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने दुकान पर रखे गए मुलाजिमों में से एक मुलाजिम खड़ा था। माहम ने अम्मा को आवाज दी। मुलाजिम लड़के ने बताया कि शफीक साहब की तबीयत कल अचानक खराब हो गई थी। उन्हें हल्का सा हार्ट अटैक आया था, मगर आप फिक्र न करें, वो बिल्कुल ठीक है और रास्ते में है। मेरी उनसे बात हुई थी, बस वो कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो लड़का वापस चला गया। मगर ये सुनने के बाद कि शफीक साहब को हार्ट अटैक आया है, उनकी बेटियां रो रो कर हलकान हो रही थीं। जो उनकी हल्की सी तकलीफ पर तड़प उठते थे, वो खुद न जाने कितनी तकलीफ में है। वो शफीक साहब का इंतजार कर रही थी। उनकी नजरें बार बार दाखिली दरवाजे पर जाकर रुकती। दोपहर का वक्त था। जब शफीक साहब घर आए तो उनकी तीनों बेटियां जल्दी से आगे बढ़ीं और अपने बाप से लिपट गईं और रोने लगी। ताहिरा अपनी बेटियों को पीछे करते हुए बोली, ये क्या तुम लोगों ने रोना धोना लगाया हुआ है? पहले ही तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अंदर तो आने दो। सना बोली, अम्मा आप बाबा को कमरे में ले जाएं, मैं इनके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। ताहिरा ने शफीक साहब को कमरे में जाकर लेटा दिया और बोली, ये सब कैसे हुआ? कम से कम एक फोन करके ही हमें बताया होता। आपको नहीं पता बच्चियां आपके लिए कितना परेशान हो रही थी। पूरी रात उन्होंने आंख बंद कर नहीं देखी। कुछ देर के बाद निम्रा और माहम भी कमरे में आ गई। निम्रा और माहम बेड पर अपने बाबा के पास बैठी
और अपने बाबा का हाथ थामते हुए बोली, बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। निम्रा की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। शफीक साहब से अपनी बेटियों की परेशानियां देखी न गई तो वो बोले, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सिर्फ मामूली से अटैक था, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, परेशानी की कोई बात नहीं है। निम्रा के आंसू देखकर शफीक साहब के दिल को कुछ हुआ। उनको ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनका दिल फट जाएगा। निम्रा के आंसू अपने बाप की कमीज को भिगो गए। बेटी के आंसू देखकर शफीक साहब खुद जब्त रखते हुए बोले, अव्वल तो मुझे कुछ होगा नहीं, और अगर ऐसा हो जाए तो तुम तीनों हो ना, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की ढाल हो तुम तीनों बहनें। शफीक साहब निम्रा के आंसू पोंछते हुए बोले, आइंदा अपने बाबा के सामने रोना मत, तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत कमजोर कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आंखों में आंसू आए, बल्कि मैं उन्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बेटियां इतनी कमजोर नहीं हैं। तुम तीनों तो मेरी ताकत हो, मेरी हिम्मत हो, और बुरे वक्त का मुकाबला रोकर नहीं बल्कि डटकर करना, ये मेरी तुम्हें नसीहत है। निम्रा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बोली, बाबा, आज के बाद से मैं नहीं रोऊंगी। मां बोली, सारे नंबर खुद ही समेट रही हो, पीछे हटो, हमें भी तो बाबा की खिदमत करने दो। निम्रा बोली, बिल्कुल नहीं, मैं बाबा के पास से नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं बाबा की लाडली बेटी हूं ना। शफीक साहब बोले, तीनों ही मेरी लाडली हो। इतने में सना सूप का बाउल हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। वो सूप का बाउल साइड पर रखते हुए बोली, निम्रा, माहम, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो और बाबा को आराम करने दो। निम्रा और माहम उठी और अपने कमरे में चली गई। सना बोली, अम्मा, ये सूप आप बाबा को पिला दें, मैं जरा किचन से बर्तन समेट लूं। अगले दिन शफीक साहब की तबीयत काफी संभल चुकी थी। वो दुकान पर जाने के लिए तैयार खड़े थे, मगर ताहिरा बेगम उनको दुकान पर जाने से रोक रही थी। तो शफीक साहब बोले, ताहिरा, तुम तो जानती हो दुकान मुलाजिमों के सर पर भी नहीं छोड़ी जाती, और फिर मैंने वहां जाकर कौन सा कुछ करना है, बैठना ही है। दोपहर तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतने में निम्रा कॉलेज के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। वो खुश होते हुए बोली, बाबा, आप जानते हैं मेरे कॉलेज में कल सालाना तकरीब है, आपके पास सिर्फ आज का दिन है, मुकम्मल ठीक हो जाएं, क्योंकि कल आपको मेरे साथ मेरे कॉलेज भी जाना है, और उस तकरीब में तुलबा को इनामात से भी नवाजा जाएगा। तो फिर कल आप मेरे साथ चल रहे हैं ना। पीछे से आती हुई माहम बोली, निम्रा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे। तो निम्रा बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहती ही नहीं कि अब्बा जाएं, क्योंकि अगर वो वहां गए तो तुम्हारे कारनामों के बारे में भी पता लग जाएगा कि तुम कॉलेज में पढ़ाई के बजाय सारा सारा दिन नॉवेल्स पढ़ने में गुजार देती हो, तो तुम क्यों चाहोगी कि अब्बा वहां जाएं। ताहिरा बेगम बोली, तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गई, चलो जाओ जल्दी से नाश्ता करो, वैन आने वाली है, कल का कल देखा जाएगा। शफीक साहब अपनी बीवी और बेटियों को खुदा हाफिज कहते हुए दुकान पर चले गए। घर के कामों से फारिग होकर सना टीवी देखने में मसरूफ थी। बल्कि आवाज से वो दरवाजा खोलने के लिए उठी तो उसके सामने उधेड़ उम्र की खातून खड़ी थी। सना ने सलाम किया और बोली, जी आंटी, आपको किससे मिलना है। तो वो औरत बोली, मुझे ताहिरा से मिलना है, क्या वो घर पर है। तो सना बोली, नहीं, अम्मा तो बाजार गई हैं, घर के लिए कुछ सामान लेना था, आप अंदर आ जाएं, कुछ ही देर में बस वो आती ही होंगी। सना उस औरत को अंदर ले आई और बोली, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। तो वो बोली, नहीं, जब ताहिरा आएगी पानी तो मैं तभी पीऊंगी, अभी तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये बताओ तुम क्या करती हो सना। सना बोली, फिलहाल तो कुछ नहीं करती, मैंने एमए किया है, उसके बाद घर के कामकाज में अम्मा का हाथ बटाती हूँ। वो औरत चारों तरफ देखती हुई बोली, माशाअल्लाह, घर की हर चीज बहुत सलीकामंदी से रखी हुई है, ऐसी सलीकामंदी बहुत कम घरानों में देखने को मिलती है। सना बोली, जी आंटी, बिल्कुल, मेरी अम्मा के हर काम में बहुत सलीका है, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे सब कुछ सीख रही हूँ। मैंने आपसे इतनी बातें कर ली, लेकिन मैंने ये तो नहीं पूछा कि आप कहाँ से आई हैं और अम्मा को कैसे जानती हैं। आज से पहले तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा। तो वो औरत बोली, बेटा, तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे अच्छे से जानती है, हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। अपनी शादियों के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में इस कदर मगन हो गई कि एक दूसरे से मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला। कुछ देर के बाद ताहिरा बेगम आई तो वो अपने सामने उस औरत को देखकर बहुत हैरान हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थी। ताहिरा बेगम बोली, इफ़्फ़त, तुम आज यहां कैसे, इतने बरसों के बाद तुम्हें याद आ गया कि मेरी एक दोस्त भी है। तो इफ़्फ़त बोली, हाँ, तुम तो जैसे मेरे यहां चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हो ना, ये तो आज इस कदर मेरा जी चाह रहा था कि तुमसे मिलूं। एक ही शहर में होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से राब्ते में नहीं। ताहिरा बेगम बोली, अच्छा, तो तुम्हें मेरे घर का कैसे पता लगा। इफ़्फ़त बोली, जब कुछ ढूंढने के लिए निकलो
तो चीज तो क्या, खुदा भी मिल जाता है। ताहिरा बेगम और उनकी दोस्त बातें करने में मसरूफ थी। कुछ देर में सना चाय और दूसरे लवाजमात से ट्रे सजाए ड्राइंग रूम में आई। दिल ही दिल में सना इफ़त को बहुत पसंद आई। बातों ही बातों में इफ़त बोली, ताहिरा, तुमने सना का रिश्ता कहीं तय तो नहीं किया? ताहिरा बोली, नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो मैं और शफीक साहब सोच ही रहे हैं कि कहीं अच्छा सा लड़का देखकर सना की बात पक्की कर दें। ताहिरा बोली, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इफ़त बोली, मेरे 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा कनाडा में है और वहीं जॉब करता है। छोटा बेटा भी ज़ेरे तालीम है। मैं भी अपने बड़े बेटे अरहम के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी सना बहुत पसंद आई है। क्या ही अच्छा हो अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ताहिरा बेगम बोली, क्या मतलब इफ़त? मतलब तो तुम समझ ही गई हो। मुझे अपने बड़े बेटे अरहम के लिए तुम्हारी बेटी सना बहुत पसंद आई है। तुम आओ ना किसी दिन शफीक भाई के साथ, फिर हम बैठकर बात करेंगे। देखो ताहिरा, मुझे तो तुम्हारी बेटी पसंद है। अगर तुम लोगों को भी मेरा बेटा पसंद आ गया तो मैं सना को ही अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगी। सना जो ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी सब बातें सुन रही थी, अपनी शादी का सुनकर उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ताहिरा बेगम ने इफ़त से कहा, वो शफीक साहब से बात करके बताएगी। दोपहर से शाम होने वाली थी मगर शफीक साहब अभी तक दुकान से नहीं आए थे। ताहिरा बेगम गुस्से से टहलते हुए बोली, देखा, तुम्हारे बाबा दोपहर का कहकर गए थे और अभी तक घर नहीं लौटे। पता भी है कि तबीयत ठीक नहीं है। सना बोली, अम्मा आप क्यों फिक्र कर रही हैं? बस बाबा आने ही वाले हैं। वो भी क्या करें, ना बाबा का कोई सहारा है जिसके सहारे वो दुकान छोड़ें। मुलाजमीन के सहारे दुकान छोड़कर नुकसान ही करना है। शफीक साहब जब दुकान से आए, खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चले गए। ताहिरा सना से बोली, तुम ये बर्तन समेटो, मैं कमरे में जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ जरूरी बात करनी है। सना को मालूम था कि अम्मा बाबा से क्या बात करने वाली है। ताहिरा बेगम कमरे में गई। शफीक साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ताहिरा बोली, मेरी एक दोस्त थी जिसका जिक्र अक्सर मैं आपसे किया करती थी। शफीक साहब बोले, हाँ तो क्या हुआ? ताहिरा बेगम बोली, आज मेरी वो दोस्त हमारे घर आई थी। वो हमारी सना से मिली। सना उसे बहुत पसंद आई। उसका बेटा अरहम है जो कनाडा में जॉब करता है। इफ़त ने अपने बेटे के लिए सना पसंद की है। उसने हमें अपने घर इनवाइट किया है। उसने कहा है कि अगर हमें भी उसका बेटा पसंद आया तो वो सना को ही अपने घर की बहू बनाएगी, क्योंकि हमारी सना इफ़त को बहुत पसंद आई है। शफीक साहब ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर इससे भी अच्छी बात तो यह है कि तुम अपनी दोस्त को अच्छे से जानती हो, तो हमें उन लोगों को परखना नहीं पड़ेगा। ताहिरा बेगम बोली, तो फिर किसी दिन टाइम निकालें, हम उनके यहाँ चलेंगे। अभी ताहिरा बेगम और शफीक साहब यही बातें कर रहे थे कि उनके कमरे में निमरा आई। वो शफीक साहब और ताहिरा की सारी बातें सुन चुकी थी। निमरा को देखकर ताहिरा बेगम बोली, तुम अभी तक सोई नहीं? सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? निमरा अपनी गोल मटोल आंखें घुमाते हुए बोली, अम्मा, सुबह कॉलेज में सालाना फंक्शन है। मैंने आपको बताया तो था, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। ताहिरा बेगम बोली, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलूंगी। वहां इतनी गहमा गहमी होती है, मेरा तो दम घुटने लग जाता है। शफीक साहब बोले, अपनी बेटी के साथ मैं चलूंगा। यह सुनकर निमरा खुश हो गई। अगले दिन निमरा कॉलेज जाने के लिए जल्दी उठ गई थी, क्योंकि उसने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था। नहाने के बाद निमरा अपने बालों को ड्राई मशीन से खुश्क कर रही थी, साथ में माहम को आवाजें दे रही थी, अभी तक सो रही हो, कॉलेज नहीं जाना क्या? मगर माहम थी कि टस से मस न हुई। बालों को ड्राई करने के बाद निमरा ने बालों को एक पोनी में कैद किया, आंखों में काजल लगाया, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ये खूबसूरती आज उसके लिए बड़ा इम्तहान बन जाएगी। अभी वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी कि वैन आ गई। निमरा बोली, अम्मा, माहम नहीं जाग रही? भाई मैं तो जा रही हूँ। माहम से कहना कि वो बाबा के साथ आ जाए, मुझे देर हो रही है। मैम ने मुझे पहले आने का बोला था। ताहिरा बोली, अच्छा तुम जाओ, माहम तुम्हारे बाबा के साथ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। जब निमरा कॉलेज पहुंची तो बाहर से ही उसे मालूम हो रहा था कि सिर्फ चंद एक स्टूडेंट ही आए हुए हैं। चूंकि उस दिन वजीर तालीम आ रहे थे, इसीलिए सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया था। तमाम स्टूडेंट्स को उनके आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री की इजाजत थी। जब निमरा ने अपना आईडी कार्ड चेक किया तो उसे मालूम हुआ कि वो तो अपना कार्ड घर ही भूल आई है। एक पुलिस वाले ने निमरा को कॉलेज के गेट पर रोक लिया तो वो बहुत सहम गई। निमरा बोली, सर मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, आज गलती से अपना आईडी कार्ड घर में भूल गई हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दें। पुलिस वाला बोला, मैडम हमें इजाजत नहीं है, इसीलिए आप कार्ड के बगैर अंदर नहीं जा सकती। इतनी देर में वहां थानेदार आया और बोला, क्या मसला है? निमरा बोली, देखिए ना सर, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे,
मैंने बोला भी है कि मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूं, मगर यह है कि मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे। थानेदार निम्रा को अजीब नजरों से सर से लेकर पांव तक देखने लगा तो वो दूसरे पुलिस वाले से बोला, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने दरवाजे पर खड़ा किया हुआ है, इसे अंदर जाने दो। वो बोला, अच्छा मैडम, अपना नाम तो बताइए, आईडी कार्ड नहीं है तो ना सही, हमें आपका नाम तो पता होना चाहिए। निम्रा को उस थानेदार की नजरें गलाजत से भरपूर लग रही थी। उस थानेदार की सुर्ख आंखों से निम्रा को वहशत हो रही थी। वो एकदम अंदर जाते हुए बोली, निम्रा नाम है। निम्रा नाम है मेरा, थानेदार बोला। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। निम्रा तेज तेज कदम उठाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। खौफ के मारे निम्रा के पसीने छूटे हुए थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि कैसा वहशी पुलिस वाला है। वो एक लंबा सांस खारिज करते हुए बोली, मुझे इससे क्या लेना देना, और जल्दी से अपने बैग से सफा निकालते हुए तकरीर दोहराने लगी जो उसने स्टेज पर करनी थी। वो हर हाल में ये मुकाबला जीतना चाहती थी। तकरीब शुरू हुई। निम्रा को तकरीर के लिए स्टेज पर बुलाया गया। निम्रा ने पुरजोश अंदाज में तकरीर की। वो सबकी तवज्जो का मरकज थी, हमेशा की तरह। अब भी निम्रा ने तकरीरी मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की। जब उसका नाम अनाउंस हो गया तो उसकी निगाहें अपने बाबा और माहम को तलाश कर रही थी, मगर वो लोग उसे कहीं भी नजर न आए। निम्रा का नाम दोबारा दोहराया गया तो वो स्टेज पर गई। उस वक्त निम्रा की आंखों में आंसुओं का समंदर तैर रहा था। उसकी कामयाबी पर कोई भी उसका अपना उसके साथ नहीं खड़ा था। बाबा क्यों नहीं आया आखिर? क्या वजह हो सकती है? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। तकरीब खत्म होने के बाद वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो वही पुलिस वाला उसके सामने खड़ा था। निम्रा को उस वहशी से खौफ आने लगा। वो बोली, मेरा रास्ता छोड़ो। पुलिस वाला कहने लगा, अगर तुम्हारी गाड़ी नहीं आई तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की यूं रोड पर खड़ी अच्छी नहीं लगती। निम्रा पुलिस वाले के पहलू से निकलकर आगे बढ़ी तो उसने निम्रा का हाथ थाम लिया। निम्रा को एकदम जैसे शौक लगा। वो मुड़ी और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। सब लोग तमाशाइयों की तरह देखने लगे। निम्रा जल्दी से जाकर वैन में बैठ गई क्योंकि उसकी वैन आ चुकी थी। थानेदार निम्रा की वैन के पास गया और बोला, इस थप्पड़ का बदला तुमसे जरूर लूंगा, याद रखना। सारे रास्ते निम्रा के पसीने छूट रहे थे। वो ही जानती थी कि कॉलेज से घर तक का सफर उसने कैसे तय किया। वो बहुत खौफजदा थी कि न जाने वो वैशी क्या करेगा। घर में दाखिल होते ही निम्रा ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया। निम्रा की अम्मा निम्रा की ऐसी हालत देखकर बोली, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? निम्रा अपनी मां को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी तो बोली, अम्मा कुछ नहीं। तो वो बात को टाल मटोल करते हुए बोली, नहीं अम्मा कुछ नहीं। अच्छा, मैं फ्रेश होने के लिए कमरे में जा रही हूँ, लेकिन अब्बा और माहम ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उन लोगों का इंतजार करती रही मगर वो लोग आए ही नहीं। हाँ, बाबा को बता देना मैं उनसे नाराज हूं और उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अगर नहीं जाना था तो वो मुझे सुबह ही बता सकते थे। ताहरा बेगम बोली, तुम्हारे बाबा और माहम तो बिल्कुल तैयार थे, ऐन वक्त पर गाड़ी खराब हो गई। अब भी तुम्हारे बाबा गाड़ी गैराज में लेकर गए हैं। निम्रा बोली, आने दो बाबा को, आज तो मैं उनकी क्लास दूंगी। उनकी बेटी का आज बहुत अहम दिन था और वो नहीं पहुंच सकी। निम्रा बेटा, अगर गाड़ी का मसला ना होता तो तुम्हारे बाबा जरूर तकरीब में शामिल होते। अच्छा, तुम जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। कमरे में आकर निम्रा ने एक गहरा सांस खारिज किया। वो अपना खौफ अपनी मां के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रही थी। अगले दिन डरते डरते निम्रा कॉलेज गई। वो मुंह में बड़बड़ाई, शुक्र है कि आज वो वहशी मेरे सामने नहीं आया। निम्रा ने शुक्र का कलमा पढ़ा और अंदर चली गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। सना की बात पक्की हो गई। शादी लड़के के कनाडा से आने के बाद तय पाई। निम्रा और माहम अक्सर सना को छेड़ा करती, अब तो तुम कनाडा वाली हो गई हो, भाई हमें अब कौन पूछेगा। तो सना शर्मा कर मुस्कुरा देती। कोई नहीं जानता था कि ये खुशी सिर्फ चंद दिन की है, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। शफीक साहब दुकान से आए तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। वो किसी से बात किए बिना कमरे में चले गए। ताहिरा को परेशानी सी हुई। वो कमरे में गई तो शफीक साहब पता नहीं किन सोचों में गुम थे। ताहिरा बेगम बोली, क्या हुआ है आपको? आप इस कदर परेशान क्यों हैं? बच्चियों से भी कोई बातचीत नहीं की, सीधा कमरे में आ गए। सब खैर है ना? शफीक साहब बोले, आज मेरी दुकान पर थानेदार आया था और मुझसे निम्रा के रिश्ते की बात कर रहा था। पता नहीं लोग क्या सोचकर मुंह उठाकर आ जाते हैं। ताहिरा, तुम्हें पता है वो 40 साल आदमी है। मैंने तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। निम्रा और उसका कोई जोड़ नहीं। वो देखने में भी कोई अच्छा इंसान मालूम नहीं होता। मैंने तो उसे कह दिया है कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है और फिर तुम्हारे जैसे इंसान से हरगिज मैं अपनी बेटी नहीं ब्याह सकता। वो गुस्से में दुकान से चला गया और जाते हुए मुझे धमकी देकर गया है कि शादी तो मैं तुम्हारी बेटी से ही करूंगा।
ये इनकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। अभी तो मैं जा रहा हूं, दोबारा मुलाकात थाने में होगी। ताहिरा फिक्रमंदी से बोली। अब क्या होगा? पुलिस वालों को तो वैसे भी हराम खाने की आदत होती है, न जाने वो क्या करेगा। शफीक साहब बोले। कुछ नहीं होता, और तुम ये बात बच्चियों से मत करना, मैं खुद ही सारा मामला देख लूंगा। अगली सुबह माहम और निमरा कॉलेज चली गई और शफीक साहब दुकान पर, ये जाने बिना कि आज कौन सी कयामत टूटने वाली है। रात के वक्त जब शफीक साहब दुकान से वापस ना आए तो ताहिरा बेगम और उनकी बेटियों को परेशानी होने लगी। निमरा बोली, पता नहीं बाबा कहाँ होंगे, मोबाइल भी मुसलसल बंद जा रहा है। ताहिरा बेगम के नंबर पर कॉल आई। हेलो हेलो करने के बाद भारी मर्दाना आवाज उभरी। आप शफीक के घर से बोल रही हैं? ताहिरा बोली, जी हाँ। और जो अल्फाज अदा किए गए उन पर यकीन करना नामुमकिन था। वो आदमी बोला, शफीक की दुकान से गैर कानूनी सामान पुलिस ने बरामद किया है, इस सिलसिले में वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये सुनकर ताहिरा बेगम तो जैसे बुत बन गई, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, शफीक ऐसा नहीं कर सकती, जरूर ये उस थानेदार की चाल है, ये सब उसी का किया धरा है। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया। अपनी मां के ये अल्फाज सुनने के बाद निमरा सारा मामला समझ चुकी थी। उसने सारी बात अम्मा को बताई। रात गुजर गई, सुबह ताहिरा बेगम थाने में गई। जब शफीक साहब से मुलाकात हुई तो वो बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता दुकान में वो सामान कहां से आया। मैं जानती हूं शफीक, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, आप भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में दुकान पर रखे गए शफीक साहब के मुलाजिम भी आए, जिन्हें देखकर शफीक साहब को तसल्ली हुई, मगर अगले ही लम्हे उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा जब एक मुलाजिम आगे बढ़ा और चाबियां शफीक साहब को देते हुए बोला, हमें आपकी दुकान पर काम नहीं करना, हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। आज आप हवालात में हैं, ये ना हो कि कल हम आपकी जगह खड़े हों। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। उस वक्त शफीक साहब मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे। कुछ ही देर में थानेदार आया। वो तंजिया मुस्कुरा रहा था। वो ताहिरा से बोला, आपके मियाँ थोड़े कम अकल है, आप ही समझदारी का मुजाहरा करें और निमरा की शादी मुझसे करवा दें। आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं इससे भी बड़े केस में फंसाकर हमेशा के लिए तुम्हारे शौहर को अंदर भेज दूंगा। मैं भी देखता हूं फिर तुम लोग कैसे नहीं मानते। फिर एक बेटी तो क्या, बाकी दोनों के लिए भी ये कुछ नहीं कर सकेगा। तुम लोगों के पास सोचने के लिए कल तक का वक्त है। सोच लो, सारी उम्र सलाखों के पीछे काटनी है कि अपने घर वालों के साथ। तुम लोग इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। वो पीछे अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए बड़ी मक्कारी से बोला, मैंने उस दिन कॉलेज में तुम्हारी बेटी को देखा था तो वो मुझे पसंद आ गई, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं वो हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे फिर कुछ भी करना पड़े, मैं कर गुजरता हूँ। ताहिरा बेगम रोते हुए बोली, वो चीज नहीं, बेटी है हमारी। तुम जैसे लोग कानून के नाम पर एक धब्बा हो। वो उंगली उठाते हुए बोली, मैं बड़े अफसर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो थानेदार, जिसका नाम शकील था, वो बोला, तुम जहां मर्जी जाओ, जो सामान तुम्हारे शौहर की दुकान से बरामद हो चुका है उसके बाद कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, और फिर मेरी पहुंच ऊपर तक है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर जाते हुए ताहिरा के जहन में हजारों सवालात थे। वो अपनी बेटियों की मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर हलकान हो रही थी, क्योंकि शफीक साहब भी उनके घर का वाहिद सहारा थे, अपनी बेटियों के मुहाफिज थे। मुश्किल की इस घड़ी में सब रिश्तेदारों और गली मोहल्ले वालों ने शफीक साहब का साथ छोड़ दिया। कोई भी ताहिरा बेगम के साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार नहीं था। निमरा रो रो कर हलकान हो रही थी कि उसकी वजह से उसके बाबा को इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ताहिरा बेगम ने शफीक साहब का केस लड़ने के लिए एक वकील हायर किया। उस दिन शफीक साहब की पेशी थी। ताहिरा बेगम और उसकी तीनों बेटियां अदालत गईं कि इसकी पैरवी की गई, तो थानेदार ने बड़ी सफाई से झूठ बोलकर शफीक साहब को गुनहगार साबित कर दिया। शफीक साहब सफाइयां देते रहे, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। निमरा ने अपने बाबा की तरफ देखा तो वो पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे। बेबसी उनके चेहरे से झलक रही थी। निमरा अदालत में ही फैसला कर चुकी थी कि वो अपने बाबा और बहनों के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। वो अपने बाबा की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान करने जा रही थी। अदालत से बाहर आकर निमरा और उसकी बहनें अपने बाबा से मिली तो निमरा बोली, बाबा, मैं मजीद आपको दुख में नहीं देख सकती। तो शकील जल्दी से बोला, तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निमरा बोली, हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे बाबा को आज़ाद करना होगा। शकील बोला, जैसे ही मेरा तुमसे निकाह होगा उससे अगले दिन ही तुम्हारे बाप को आज़ाद कर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। निमरा खूनखार नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जिसे कानून का कोई पास नहीं उसे वादे का क्या पास होगा? तो शकील बोला, इस मामले में तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। अगर तुम लोग सीधे तरीके से मान जाते
तो आज यूं अदालतों में जलीलो ख्वार ना होते। शफीक साहब निम्रा से बोले, तुम हरगिज इस इंसान से शादी नहीं करोगी। मैं सारी जिंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूं, मगर अपनी बेटी को इस आग में कूदते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं आज नहीं तो कल बाहर आ जाऊंगा। शकील बोला, ये तुम्हारी सोच है। अगर मेरी निम्रा से शादी ना हुई तो सारी जिंदगी इस कोठड़ी में ही गुजार दोगे। निम्रा बोली, खुदा के वास्ते बाबा मान जाए, मैं आपको मजीद अजियत में नहीं देख सकती। वैसे भी आपके अलावा हमारा कौन है? अगर मेरी शादी करने से बाकी दूसरे घर वालों की जिंदगी आसान हो जाती है तो मुझे इससे बढ़कर कुछ अजीज नहीं। और फिर आप भी तो हमेशा से हमारे लिए सब कुछ करते आ रहे हैं। अगर आज वक्त इम्तहान ले रहा है तो मैं ये इम्तहान देने के लिए तैयार हूं। शकील बोला, तो फिर ठीक है, कल हमारा निकाह होगा, परसों मैं तुम्हारे बाप को आजाद कर दूंगा। जब पुलिस शफीक साहब को लेकर जा रही थी तो वो पलटकर निम्रा की तरफ देख रहे थे। निम्रा, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप जीते जी मर जाए। निम्रा बोली, बाबा ऐसा मत कहिए, मैं एक बेटी होने का फर्ज अदा कर रही हूं। शफीक साहब के घर का माहौल बहुत सोगवार था। ताहिरा बेगम का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। निम्रा कमरे में बैठी रो रही थी। सना और महम उसके कमरे में गई तो वो उनके गले लगकर रोने लगी। सना निम्रा को तसल्ली दे रही थी। शाम के वक्त निम्रा का निकाह था। शकील अपने कुछ दोस्तों के साथ शफीक के घर आया। चंद गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया गया। ताहिरा जानती थी कि किस तरह वो दिल पर पत्थर रखकर शकील को बर्दाश्त कर रही थी। रो रोकर निम्रा का बुरा हाल था, क्योंकि आज 18 साल की उम्र में वो 40 साल थानेदार की दुल्हन बनने जा रही थी। निम्रा के सारे अरमान उसके अंदर ही दम तोड़ चुके थे। जब रुखसती हुई तो वो अपने होशो हवास से बेखबर थी। ताहिरा बेगम और उसकी दोनों बेटियां बेबसी से निम्रा को जाते हुए देख रही थी। सना बोली, अम्मा, क्या कोई बेटी इतनी भी बदनसीब हो सकती है कि रुखसती के वक्त उसके बाप का हाथ उसके सर पर ना हो? ताहिरा बेगम बोली, बस मेरी अपने रब से यही दुआ है कि वो मेरी बेटी को खुश रखे। जब निम्रा का शौहर कमरे में आया तो वो खौफ से कांप रही थी। दूध का गिलास खाली करते ही शौहर ने बेरुखी से उसे देखा और उसका दुपट्टा खींचकर पीछे फेंका। खौफ के मारे निम्रा सिमट कर बैठ गई। अगले दिन सुबह ही दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा सना ने खोला तो सामने शफीक साहब को पाकर उसकी खुशी की इंतहा न रही और वो ताहिरा बेगम को आवाजें देने लगी, अम्मा इधर आए, देखें तो बाबा आ गए हैं। शफीक साहब बोले, निम्रा कहाँ है? ताहिरा बेगम बोली, हमने निम्रा को खोकर ही आपको पाया है। वो शफीक को तसल्ली देते हुए बोली, शफीक, हमें ये सब आपके लिए करना पड़ा। अगर हम निम्रा का निकाह उससे ना करते तो न जाने वो आपके साथ क्या सुलूक करता। शफीक अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए बोले, तुम लोगों ने मेरी बेटी को उस कुएं में धकेल दिया, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे नाकर्दा गुनाह की सजा मेरी बेटी भुगतेगी। शकील सुबह को थाने जाते हुए बाहर से ताला लगाकर जाता। पहले पहल तो निम्रा को घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वो कुछ दिन वहां रही तो वो उसे अपना घर लगने लगा। घर में हर तरफ गंद ही गंद था। निम्रा ने सारा दिन लगाकर घर की गंदगी साफ की। काम खत्म करने के बाद वो कुछ देर आराम के लिए लेटी थी कि उसकी आंख लग गई। उसे वक्त का पता ही न चला, रात हो गई। शकील जब ड्यूटी से आया तो निम्रा बेखबरी की नींद सो रही थी। शकील किचन में गया। जब उसने देखा कि खाना नहीं बना तो वापस आया और निम्रा को उसके बालों से पकड़कर जगाते हुए बोला, आज के बाद अगर मेरे आने से पहले मुझे खाना तैयार ना मिला तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। निकाह के बाद शकील ने निम्रा को अपने घर वालों से मिलने की बिल्कुल भी इजाजत ना दी, बल्कि वो सारा दिन घर में ही पड़ी रहती। अम्मा बाबा की याद में निम्रा तड़प रही थी। वो अक्सर सोचती, जिस तरह मैं अम्मा बाबा से मिलने के लिए तड़प रही हूं वो भी तो मेरे लिए ऐसे ही तड़प रहे होंगे। एक दिन जब शकील ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था, निम्रा डरते हुए बोली, क्या आप मुझे बाबा से मिलने के लिए उनके घर ले जाएंगे? तो शकील एकदम भड़क उठा और बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उन लोगों से तुम्हें मिलने दूंगा? अब तुम सिर्फ मेरी मलकियत हो। तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम्हारा बाप वापस घर आ गया है। अगर मैं चाहता तो सारी जिंदगी वो हवालात में ही सड़ता। निम्रा की शादी को 1 साल गुजर चुका था। इस दौरान वो अपने माँ बाप से ना मिली और शकील की ज्यादतियों और मारपीट को बर्दाश्त करती रही। अक्सर ऐसे होता कि छोटी सी बात पर शकील उसको इस कदर मारता पीटता कि उसके जिस्म पर नील पड़ जाते। वो शकील की हर जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त करती रही, क्योंकि निम्रा के पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। निम्रा 5 वक्त की नमाज पढ़ती और अपने रब के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि मुझे इस जालिम से छुटकारा दे दे। शकील सुबह ड्यूटी पर गया तो रात गए तक घर न लौटा। निम्रा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो घर आए या ना आए, मगर उसे अकेले रात के अंधेरे से खौफ आ रहा था। निम्रा की सारी रात जागते हुए गुजरी।
सुबह तहज्जुद की नमाज के बाद जब उसकी आंख खुली तो भी शकील नहीं आया था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। निम्रा उस घर में बंद रही। 2 दिन बाद कुछ लोग शकील को घर लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि शकील का ड्यूटी पर जाते हुए बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ और इसकी दोनों टांगें टूट गईं। अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। ये सुनकर निम्रा को बहुत दुख हुआ। आखिर को शकील उसका शौहर था और उसके बच्चे का बाप, जो दुनिया में आया भी नहीं था। कुछ दिन तो शकील खामोश रहा। निम्रा ने उसकी बहुत खिदमत की। निम्रा की वफादारी देखकर शकील खुद ही खुद में बहुत शर्मिंदा था। वो हर रोज निम्रा से माफी मांगता कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और शायद ये उसी की सजा है जो आज मैं इस हाल में हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। निम्रा खामोश हो जाती क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ और अपने साथ की गई ज्यादतियों को एक पल के लिए भी नहीं भुला पा रही थी। इस सब के बावजूद वो हर तरह से शकील का ख्याल रखती, वक्त पर उसे दवाइयां देती। एक दिन शकील बोला, निम्रा, तुम कहती थी ना कि तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए उनके पास जा सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। निम्रा बोली, मैं आप जैसी जालिम नहीं हूं कि एक बच्चे से उसके बाप का साया छीन लूं। आप जैसे भी हैं मेरे बच्चे के बाप हैं, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक दिन निम्रा अपने बाप से मिलने के लिए उनके घर गई तो कुछ देर के लिए ही वहां ठहरी, क्योंकि वापस घर जाकर उसे शकील को दवाइयां भी देनी थी। जब वो घर पहुंची तो उसने शकील को मुर्दा हालत में पाया। ये देखकर निम्रा के मुंह से एकदम चीख निकली। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। कुछ ही देर में निम्रा के घर वाले भी आ गए, चूंकि शकील की तदफीन के बाद निम्रा को अपने साथ घर ले गए। वहीं निम्रा ने अपनी इद्दत पूरी की। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उसे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा, जिसका नाम निम्रा ने आयशा रखा। जब भी निम्रा आयशा को देखती तो अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती कि उसकी बेटी यतीम की जिंदगी गुजारेगी। निम्रा की इद्दत के बाद सना की शादी की डेट फाइनल कर दी गई। शादी की तैयारियां चल रही थी। ताहिरा बेगम जब भी निम्रा को देखती तो उदासी दिखाई देती। ताहिरा बेगम अक्सर निम्रा से कहती, निम्रा, जाओ तुम सना और माहम के साथ बाजार चली जाओ। मगर निम्रा साफ इनकार कर देती कि अम्मा, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। शफीक साहब की तरफ से सना की शादी पर कोई ढोल धमाका नहीं किया गया था, बल्कि सादगी से निकाह की तकरीब रखी गई थी, जिस पर सिर्फ चंद मेहमानों को मदऊ किया गया था। निकाह की तकरीब के बाद एक शौक सा लड़का बार बार सना के कमरे में आ रहा था। निम्रा उसके निगाहों का मरकज थी। उसकी नजर बार बार जाकर निम्रा पर ठहर रही थी। असद खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पूरी तकरीब में उसका यही हाल रहा। अगर कुछ लम्हे के लिए भी निम्रा असद की आंखों से ओझल हो जाती तो वो दीवाना वार उसे ढूंढने लगता। मगर निम्रा, जो इतने बड़े दुख से गुजरी थी, उसे किसी की होश कहां थी। उसे तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि असद उसकी चाहत अपने दिल में लिए फिर रहा है। और ये चाहत कोई पुरानी चाहत नहीं थी, बल्कि जब से निकाह की तकरीब में असद ने निम्रा को देखा तब से वो उसका दीवाना था। वो लड़का सना का देवर था। निम्रा को अपने ख्यालों में गुम देखकर सना का देवर असद बोला, भाभी, ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता था कि आपके खानदान में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी हैं। सना बोली, ये मेरी बहन निम्रा है। वक्त ने इसके साथ बहुत बुरा खेल खेला है। ये तो इफ़्फ़त आंटी ने तुम्हें बताया ही होगा। असद बोला, मामा ने बताया तो था, मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था। आज देख भी लिया और देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा हूं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो एक बेटी की माँ है। मैं निम्रा को अपनाना चाहता हूं और ये सब मैं इस पर तरस खाकर नहीं कर रहा, बल्कि पहली नजर में ही निम्रा का असीर हो चुका हूं। मैं अभी जाकर मामा से बात करता हूं। वो मेरी बात जरूर मानेगी, क्योंकि उनको अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। इफ़्फ़त ने जब असद के मुंह से ये बात सुनी तो इफ़्फ़त को बहुत हैरत हुई। वो बोली, देख लो असद बेटा, वो एक बेटी की माँ है। असद बोला, मामा, मैं जानता हूं, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही बात करता, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका हूं मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं। मैं निम्रा का और उसकी बेटी का सहारा बनना चाहता हूं। इफ़्फ़त बोली, अच्छा, मैं ताहिरा और शफीक साहब से बात करती हूँ। पता नहीं वो इस रिश्ते के लिए राजी होंगे भी या नहीं। असद बोला, मामा आप बात तो करें, मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएंगे। ताहिरा बेगम मेहमानों की खिदमतदारी में मसरूफ थी। इफ़्फ़त ने ताहिरा बेगम को इशारे से साइड पर बुलाया और ताहिरा बेगम से निम्रा का हाथ अपने बेटे असद के लिए मांग लिया। ताहिरा बेगम बोली, मेरी बेटी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, पता नहीं वो इस शादी के लिए राजी होगी भी या नहीं। हम लोग निम्रा पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे। इफ़्फ़त बोली, ताहिरा, दूसरे के दिए गए जख्मों को भरने के लिए भी एक मेहरबान की जरूरत होती है, और मैं जानती हूँ
निमरा के लिए मेरे बेटे से अच्छा मेहरबान कोई नहीं हो सकता। बस अब तुम शफीक भाई से उनकी रजामंदी पूछ लो, तो मैं आज के आज ही अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर जाऊंगी। जब निमरा को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया। शफीक साहब निमरा को समझाते हुए बोले, देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ही मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर की हो जाएं। असद एक बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात है कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी कबूल कर रहा है। तुम्हारी बेटी को बाप का साया मिल जाएगा। निमरा अपने पापा के सामने सर झुकाए बैठी थी। नम आंखों के साथ वो अपने बाबा की तरफ देखते हुए बोली, बाबा, मैं कभी भी आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, इसीलिए जो भी आपका फैसला है मुझे कबूल है। सना के निकाह वाले दिन ही निमरा और असद का निकाह भी करवा दिया गया। ताहिरा निमरा से बोली, मैं आयशा को अपने पास रख लेती हूँ। इससे पहले कि निमरा कुछ बोलती, असद बोला, नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, आप आयशा को नहीं रख सकती, बल्कि हम तो अपनी बेटी को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। रुखसती के वक्त निमरा की आंखें खुशी और गम के मिले जुले तासुरात से भरी थी। जहां एक तरफ माँ बाप से बिछड़ने का गम था, वहां दूसरी तरफ वो असद को पाकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जो न सिर्फ उसका बल्कि उसकी बेटी का भी मुहाफिज था। निमरा असद के रूबरू चलते हुए सोच रही थी कि क्या किस्मत इतनी जल्द भी बदल सकती है। हर दुख के बाद खुशी और अंधेरे के बाद रोशनी जरूर मिलती है। आज निमरा को इस बात पर मुकम्मल यकीन आ गया था और वो अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने असद जैसे इंसान को उसकी जिंदगी में शामिल किया। अब निमरा की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।